So hi, I'm Rishudit, and in today's video, we are going to discuss HR plan implementation. So HR planning process, human resource planning process हम already discuss कर चुके हैं. उस जो वो पूरा प्रोसेस था उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स थे आपके. ये पूरा एक आपका प्रोसेस था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का. तो इसमें कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जैसे HR नीड फोरकास्ट, HR सप्लाई फोरकास्ट, प्लान इम्प्लीमेंटेशन. ये सब आपके काफ़ी इलेबोरेटिव स्टेप्स हैं. वन बाय वन हमें इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी. एक सिंगल वीडियो में हम इनको कवर नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने सेपरेट सेपरेट वीडियोस बनाए हैं आपके. नीड फोरकास्ट पे मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, सप्लाई फोरकास्ट पे मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ. प्रीवियस वीडियो मेरा सप्लाई फोरकास्टिंग पे था. अब आज की इस वीडियो में हम इस 6 स्टेप पर बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस से, विच इज़ योर HRP इम्प्लीमेंटेशन. तो जो भी आप ह्यूमन रिसोर्स प्लान्स एंड प्रोग्राम्स बनाते हो उनको फाइनली इंप्लीमेंट कैसे करना है इन 2 केसेस. वन इज योर सरप्लस एंड वन इज योर शॉर्टेज. तो सरप्लस का केस आपका कब होता है? अगर आपने डिमांड और सप्लाई पढ़ा है तो यू वुड नो कि अगर आपकी डिमांड जो है वो ज़्यादा है, अगर आपकी डिमांड जो है वो ज़्यादा है सप्लाई से, मतलब जितना आपको मिल रहा है उससे आपकी डिमांड कहीं ज़्यादा है, तो वो आपका किसका केस है? शॉर्टेज का. लेकिन अगर आपकी डिमांड कम है और सप्लाई, मतलब आपको उतना चाहिए नहीं है लेकिन आपके पास सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लोगों की एम्प्लॉइज बहुत ज़्यादा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये किसका केस है? सरप्लस का. ठीक है. तो सरप्लस में क्या होता है कि डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है. और जब आपका डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, आपको लोग ज़्यादा चाहिए बट उतने लोग अवेलेबल नहीं है, तो वैसे में आपका क्या हो जाएगा? शॉर्टेज हो जाएगी. ठीक है. अब इन दोनों ही चीज़ों को हम कैसे टैकल करते हैं, उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो की जाती हैं, कुछ प्लान्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं. उन सब प्लान्स और स्ट्रैटेजीज को आज हम वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो ये बेसिकली क्या होता है कि प्लान इम्प्लीमेंटेशन, क्या आप इसका डेफिनेशन लेते हैं? सो कन्वर्टिंग HR प्लान्स इनटू एक्शन. HR प्लान्स को सिर्फ बना लेने से कुछ नहीं होगा, उनको एक्शंस में कन्वर्ट करना ही एक्चुअली योर HR प्लान इम्प्लीमेंटेशन. तो अभी एक्शन प्रोग्राम्स क्या क्या हो सकते हैं आपके? इट कैन बी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, इट कैन बी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रीट्रेनिंग एंड रीडिप्लॉयमेंट, रिटेंशन प्लान, डाउन साइजिंग प्लान, मैनेजरियल सक्सेशन प्लानिंग. इन सबको अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट कम्स इज योर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट. तो ये आपका किस केस में होता है? ये आपका किस केस में रहेगा? शॉर्टेज के केस में. ठीक है. अब आपको हर पॉइंट में याद रखना है, ये चीज समझनी है कि आपको सरप्लस और शॉर्टेज इन दोनों में से किस सिचुएशन में ये प्लान या ये स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना है. ठीक है. तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट हमें ऑब्वियसली तभी हम करेंगे जब हमारे पास शॉर्टेज होगा एम्प्लॉइज का. तो एक तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है कि अगर आपके पास शॉर्ट टाइम के लिए डिमांड है, ठीक है, अगर आपके पास शॉर्ट टाइम के लिए डिमांड है, टेम्परेरी डिमांड आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आई है, तो HR मैनेजर्स आजकल क्या ऑप्ट करने लगे हैं, वो बोलते हैं कि आप रिक्रूट मत करो. ठीक है. डू नॉट रिक्रूट. क्योंकि उसमें क्या करना है, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा. आप सबसे पहले पूल इकट्ठा करोगे, एप्लीकेशंस मंगवाओगे, फिर स्क्रीन करोगे, फिर सिलेक्ट करोगे, इंटरव्यूज वगैरह ये सब होंगे. सिलेक्ट करने के बाद आप उसको ओरिएंट करोगे. ओरिएंट करने के बाद हो सकता है कि आपको उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी पड़े, अपने ऑर्गेनाइजेशन की मेथड्स और टेक्निक्स ये सब समझाने के लिए. और उसके बाद जब वो एक प्रॉपर एम्प्लॉय तैयार होगा, एक कैपेबल एम्प्लॉय तैयार होगा, उसके जस्ट बाद उसका छोड़ने का टाइम आ जाएगा. ठीक है. क्योंकि आपकी डिमांड जो है वो एक शॉर्ट टाइम के लिए, आपको टेम्परेरी बेसिस पे उन एम्प्लॉयज को हायर करना है. तो ऐसे केस में वो बोलता है कि डू नॉट रिक्रूट, डू नॉट हायर. आप सिंपली क्या कर लो, आउटसोर्स कर लो उस फंक्शन को, उस पूरी एक्टिविटी को, जिस भी टास्क के लिए आप उनको हायर कर रहे थे, आप उसको बाहर से आउटसोर्स कर लो. डू नॉट हायर. दूसरा एक चीज क्या आ जाती है जो हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के अंदर डिस्कस करते हैं. तो आजकल क्या ट्रेंड है, चला तो ये काफी टाइम से आ रहा है बट आजकल ये और ज्यादा हो गया है. ऑर्गेनाइजेशन क्या करने लगे हैं, मैनेजमेंट ट्रेनीज को हायर करने लगे. ठीक है. अब ये मैनेजमेंट ट्रेनीज क्या हैं, वो थोड़े थोड़े आपके इंटर्न्स की तरह हैं, लेकिन इंटर्नशिप से ऊपर के लेवल पे ये आते हैं. इंटर्नशिप आपकी 2 महीने की हो जाती है, 3-4 महीने की हो जाती है मैक्स टू मैक्स. बट मैनेजमेंट ट्रेनीज आपके ऑर्गेनाइजेशन में 6 महीने से लेकर 2-2 साल तक होते हैं. और उनको प्रॉपर पे भी किया जाता है. पेमेंट उनको कम की जाती है एम्प्लॉइज के जितना उनको पे नहीं किया जाता, लेकिन पेमेंट, कुछ पेमेंट उनको दी जाती है उनके खर्चे चलाने के लिए. तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? अब देखो, ये ऐसा भी हो सकता है, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो होटल मैनेजमेंट का जैसे एक कोर्स है, तो उसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग उनको बीच में ही दी जाती है. कोर्स के बीच में ही उनको 6-6 महीने, 1-1 साल उनको टाइम दिया जाता है कि आप होटल्स में जाओ, इंटरव्यू दो, और वंस दे आर सिलेक्टेड एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, उसके बाद उनको 1-1 साल तक उसी होटल में ट्रेनिंग दी जाती है. ठीक है.
इसके अलावा अगर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ केसेस में आपका कोर्स पूरा हो गया है, जो भी प्रोफेशनल कोर्स है, बीटेक, बीबीए, एमबीए, कुछ भी हो सकता है, ये सीए, तो उसके बाद क्या होता है कि कोर्स पूरा कर लिया, उसके बाद वो एज एन एम्प्लॉई किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करते, किसी ऑर्गेनाइजेशन में उनको रखा नहीं जाता एज एन एम्प्लॉई, तो वो एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी उसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए क्या प्रोविजन होता है, उनको कोई एक सिंगल जॉब पे नहीं रखा जाता, ठीक है, एक सिंगल जॉब उनको नहीं दिया जाता, उनको मल्टीपल टास्क दिए जाते हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में रखा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एक होटल मैनेजमेंट का एग्जांपल दिया, तो उस ट्रेनी को एचआर डिपार्टमेंट में भी ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको सर्विस डिपार्टमेंट में भी रखा जाएगा, उसको कुकिंग डिपार्टमेंट्स में भी रखा जाएगा, सेपरेट सेपरेट जो उनकी कुकिंग कुजीन्स होते हैं, हर कुजीन के डिपार्टमेंट में उनको एक एक महीना रखा जाएगा। उससे बेसिकली होता क्या है कि उनको ये मल्टीपल टास्क असाइन करके उनको इतना कैपेबल बनाया जाता है, एक तो कि वो पूरे होटल के मैनेजमेंट, पूरे होटल की फंक्शनिंग को अच्छे से समझ पाए कि किस किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है और कैसे हर डिपार्टमेंट जो है वो दूसरे से कनेक्टेड है। दूसरा इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम ये पता लगा सकें कि एम्प्लॉय जो है वो किस डिपार्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट फिट है, ठीक है, किस डिपार्टमेंट में वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उसकी स्किल्स किस काम से सबसे ज्यादा मैच हो पा रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और वंस दे फिनिश देयर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, वो वहीं रख लेते हैं उनको एज एम्प्लॉई कंफर्म कर देते हैं, और वो फिर उनको उस डिपार्टमेंट में प्लेस कर देते हैं जहां पर उनको लगता है कि वो वहां के लिए बेस्ट फिट है, ठीक है। अब एक और चीज आ जाती है जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के अंडर ही आपको स्टडी करना होता है। तो अब ये बात करता है कि शॉर्टेज और सरप्लस, जो भी दो सिचुएशन मैंने अभी आपको बताई, कि दोनों ही सिचुएशंस में आपके डूज क्या रहते हैं। ये मैंने, अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस का मेरा वीडियो देखा है तो उसमें भी मैंने इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन किया था, तो आपको ये दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है। तो शॉर्टेज में आपके बेसिकली ड्यूज क्या रहते हैं, डूज क्या क्या रहते हैं। अगर शॉर्टेज है एम्प्लॉइज की, तो आप और एम्प्लॉइज को, फुल टाइम एम्प्लॉइज को हायर कर लीजिए, या रिटायरमेंट्स को पोस्टपोन कर दीजिए। कोई एम्प्लॉई आपका नेक्स्ट ईयर रिटायर होने वाला है, आप उसको ऐसी ल्यूक्रेटिव स्कीम्स या इंसेंटिव्स ऑफर कीजिए कि वो रिटायरमेंट पोस्टपोन कर दे अपना, या फिर एक बार कोई रिटायर हो चुका तो उसको पार्ट टाइम बेसिस पे रीहायर कर लो। टर्नओवर को रिड्यूस कर दो, जो लोग प्रोबेबिलिटी है कि ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके चले जाएंगे फ्यूचर में, वो ना जाएं छोड़ के, उसके लिए आप उनको करियर डेवलपमेंट चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही करियर अपॉर्चुनिटीज दे दो। तो इस टाइप से ओवर टाइम आप करा सकते हैं अपने एम्प्लॉय से। आप कोशिश कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आप कुछ ऐसी चीजें करें जिससे कि शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉइज आपका कंप्लीट हो जाए, आप वो कर दो। अब नेक्स्ट आपका सरप्लस आ जाता है। तो सरप्लस में क्या 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 कर सकते हैं आप, क्या क्या डूज रहेंगे। अब जो एम्प्लॉय छोड़ के जाने वाले थे उनको मत जाने दीजिए, उनको रिप्लेस मत करो। अगर कोई छोड़ के चला गया तो उसकी पोजीशन को फिल मत करो, ठीक है। या आप अर्ली रिटायरमेंट के इंसेंटिव्स दे दो। जो लोग अभी रिटायरमेंट उनकी 2-3 साल बाद होनी है, वो वीआरएस ले लें, उसके लिए आप कुछ इंसेंटिव्स उनको ऑफर कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास सरप्लस है ना एम्प्लॉइज का, तो हम बेसिकली हमें करना क्या है, एम्प्लॉइज को कम करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के। और फिर भी ये सब चीजें नहीं हो रही हैं तो आप ले ऑफ कर सकते हैं, रिट्रेंचमेंट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, या स्लैक टाइम को यूज कर सकते हैं। ये भी आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। आप स्लैक टाइम को यूज करके क्या कीजिए, उन एम्प्लॉइज को, अभी फिलहाल के लिए सरप्लस में है ना आपके पास, काम पर उतनी जरूरत नहीं है उन एम्प्लॉइज की, तो आप क्या कीजिए, उस स्लैक टाइम को यूज कीजिए, उस टाइम को, और उन एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दे दीजिए उस टाइम में, फॉर द टाइम बिंग। जैसे 6 मंथ्स के लिए आपने उनको ट्रेनिंग दे दी, कुछ इक्विपमेंट रिलेटेड हो सकती है, कुछ मेथड रिलेटेड ट्रेनिंग हो सकती है, ताकि आगे जब 1 साल बाद उस काम की जरूरत होगी तो आप सीधा उनको उस काम पर अपॉइंट कर सकें, ठीक है। तो इस टाइप के आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या स्ट्रेटेजीज हैं, ये शॉर्टेज और सरप्लस में आप जो जो ऑप्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या कहता है कि आपको यहाँ पर कुछ चीजें डिसाइड करनी होती हैं। फर्स्ट, इट कवर्स नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड, कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में, अब ये नए एम्प्लॉइज पे भी हो सकता है और ओल्ड एम्प्लॉइज पे भी हो सकता है, ठीक है। नए एम्प्लॉइज जो आ रहे हैं उनको अगर सर्टेन टाइप ऑफ ट्रेनिंग की जरूरत है टू परफॉर्म द टास्क, तो आपको वो भी जानना है। इसके अलावा आपको एनालाइज करना है कि जो ओल्ड एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको भी, अगर टेक्नोलॉजी कोई नई आ रही है सपोज, या कुछ भी नया मेथड आप ऑर्गेनाइजेशन, नई ऑब्जेक्टिव्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसके लिए क्या उनको किसी ट्रेनिंग की जरूरत है उसके साथ कोप अप करने के लिए, तो उसको भी आप यहाँ पर एनालाइज करेंगे। इसके अलावा एग्जिस्टिंग स्टाफ के लिए आपने देख लिया कि क्या ट्रेनिंग की जरूरत है, उसके लिए, उसके बाद आप क्या करेंगे कि रिसोर्स पर्सनल को डिसाइड करेंगे, कि आइडेंटिफाई करेंगे कि उन ट्रेनिंग या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को कंडक्ट करने के लिए कौन रिसोर्स पर्सनल रहेंगे, कौन वो लोग रहेंगे जो उनको ट्रेनिंग को कंडक्ट करेंगे। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग क्या होगा, कितना फ्रीक्वेंटली आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को रखना है, 6 मंथली रखना है, ईयरली रखना है, एवरी मंथ रखना है, 5
ईयर्स में एक बार रखना है, और इसके लास्टली आप इस पर क्या डिसाइड करेंगे कि बजट आप क्या एलोकेट करेंगे, कितना पैसा आप उस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका किसके अंडर आ जाता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट आपका आ जाता है रीट्रेनिंग एंड रीडिप्लॉयमेंट। तो वो आपका क्या है, अब उसमें एक चीज तो आ जाती है कि एग्जिस्टिंग स्टाफ, ठीक है, जो आपका एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसमें टेक्नोलॉजी के चेंज होने पे अगर आपको कुछ न्यू स्किल्स उनको इम्पार्ट करनी है, एक बार तो ट्रेन उनको हमने जब उन्होंने ज्वाइन किया था ऑर्गेनाइजेशन को तभी कर दिया था, रीट्रेनिंग की नीड कब पड़ेगी, जब भी कोई नए चेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो यू हैव टू इम्पार्ट न्यू स्किल्स टू द एग्जिस्टिंग स्टाफ। ओके, नेक्स्ट आपका जाता है कि जैसे कुछ कई बार क्या केस हो सकता है कि एक प्रोडक्ट लाइन को डिसकंटिन्यू कर दिया किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, कोई एक पूरा प्रोडक्ट लाइन पर जो भी लोग काम कर रहे थे उस प्रोडक्ट पर, उस प्रोडक्ट लाइन को ही डिसकंटिन्यू कर दिया, अब हमने वो प्रोडक्ट बनाना ही बंद कर दिया, तो अब उस पर जो भी इंप्लॉइज थे वो तो हमारे पास सरप्लस में हो गए ना, तो ये केस आपका बेसिकली किसका है, सरप्लस का। तो इसमें हम क्या करेंगे, शॉर्टेज का भी हो सकता है, पता है आपको, ये शॉर्टेज और सरप्लस दोनों का केस है एक्चुअली। सरप्लस का तो जैसे ये वाला पॉइंट मैं डिस्कस कर रही हूँ ये है, तो अब इस केस में ये सरप्लस हो गए लोग, तो हमें क्या करना है, अब उनको रीट्रेन करेंगे हम पहले, और उनको रीडिप्लॉय कर देंगे कुछ नई डिपार्टमेंट्स में, नई पोजीशंस पे, या किसी नए प्रोडक्ट पे जिनका उनको आता नहीं है काम, लेकिन हम उनको काम सिखा के और फिर हम रीडिप्लॉय कर देंगे, क्योंकि अब वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज है। पहली चीज तो ये है कि अब हम उन्हें निकाल नहीं सकते, वो उन लोगों के साथ गलत होगा एथिकली। दूसरा, आप उनको जानते हैं, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को के विजन को समझते हैं, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ वेल एक्वेंटेड है, तो उनको ज्यादा इजी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखना, तो आप उनको रीट्रेन करो, बेटर यही रहता है, और आप अब उनको न्यू प्रोडक्ट की सीरीज में काम करने के लिए, उस मशीनरी पे काम करने के लिए रेडी कर दो और रीडिप्लॉय कर दो। ठीक है, शॉर्टेज का केस ये कैसे है, शॉर्टेज का केस इसलिए है क्योंकि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में शॉर्टेज है और आप बाहर से आपको एम्प्लॉय हायर करने के लिए मिल नहीं रहे हैं, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही लोगों को रीट्रेन करके रीडिप्लॉय कर सकते हो एक बार के लिए उन पोजीशंस पर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है रिटेंशन प्लान। तो अब रिटेंशन प्लान किसका केस बन जाएगा, आप खुद से सोच के देखिए वीडियो को पॉज करके। इट कवर्स ऑल दोज एक्शंस विच वुड हेल्प रिड्यूस अवॉइडेबल सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉयज अगर छोड़ करके जा रहे हैं और आप, वो बोल रहे हैं कि आप उन एम्प्लॉयज को कुछ भी करके रोक लीजिए, ऐसे एक्शंस लीजिए कि वो अवॉइडेबल सेपरेशंस को आप रोक दें, रिड्यूस कर दें, तो वो आप किस केस में करेंगे, जब शॉर्टेज होगी, है ना। सरप्लस में तो हमें जाता हो एम्प्लॉय क्यों रोकना है, ठीक है, वो खुद से जा रहा है तो अच्छी बात है, हमारे पास तो वैसे भी सरप्लस है, लेकिन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में शॉर्टेज है तो यू हैव टू कीप दोज एम्प्लॉयज टू योर ऑर्गेनाइजेशन ओनली। तो ऐसे केस में वो बोल रहा है कि ध्यान दीजिए, अवॉइडेबल सेपरेशन को रिड्यूस कीजिए, जो अनअवॉइडेबल सेपरेशन है उसको तो आप रिड्यूस कर ही नहीं सकते। अगर सपोज किसी इंसान को शिफ्ट करना है, वो दिल्ली में इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, लेकिन वो आके बोल रहा है एचआर को कि मुझे तो यूएस शिफ्ट होना है, या मेरी फैमिली कनाडा शिफ्ट हो रही है, मेरा हस्बैंड कनाडा शिफ्ट हो रहा है, तो मुझे तो उसके साथ मूव करना ही करना है, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम अब नहीं कर सकती, तो ये आपका क्या केस है, अनअवॉइडेबल सेपरेशन का केस है। ठीक है, तो आप इनको रिड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई अवॉइडेबल सेपरेशन है, अवॉइडेबल सेपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे सपोज कोई कंपेंसेशन की वजह से जा रहा है, उसको सैलरी इंसेंटिव्स इन सब में प्रॉब्लम है और उसे बाहर कॉम्पिटिटर से अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं, तो आप उनको वो चीज वहीं दे दो, अप्रेजल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आप दे दो, सैलरी हाइक्स यहीं पे दे दो, तो आप इस सेपरेशन को रोक लोगे। इसी तरीके से परफॉर्मेंसेज को, उनको एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंसेज को हर साल आप अप्रेज करते रहिए और उनको मोटिवेट करते रहिए। ठीक है, अगर उन कहीं पे वो लैग कर रही है उनकी परफॉर्मेंस, तो आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दीजिए। इसके अलावा कुछ एम्प्लॉइज जो आपके ग्रीन पैस्चर्स की सर्च में छोड़ रहे होते हैं, मतलब कुछ बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज की सर्च में छोड़ रहे होते हैं, तो उनको वो करियर अपॉर्चुनिटीज अंदर ही दे दीजिए ऑर्गेनाइजेशन के। इंडक्शन क्राइसिस क्या कहता है कि कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग ज्वाइन करते हैं ना, तो उस टाइम पे आप उनको एक बहुत फॉल्स पिक्चर दिखा देते हैं। ठीक है, हो सकता है आपने ना दिखाई हो, उन्होंने खुद से वो परसीव कर ली हो, इन केस ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपने उनको कुछ बताया ही नहीं था कि वर्किंग कंडीशंस कैसी रहेंगी, या आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे इंसेंटिव्स क्या क्या मिलेंगे, आपने बताया ही नहीं था, और उन्होंने इतना कुछ इमेजिन कर लिया कि बहुत ही एक अच्छा सब कुछ है। लेकिन जब वो काम करना स्टार्ट करते हैं, तो आने वाले 1 साल के अंदर जब उनको सच में चीजें पता चली, तो वो ना एक एक्सपेक्टेशन से रियलिटी का काफी ज्यादा मिसमैच हो जाता है, और इस करके ना वो काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो ये जो इंडक्शन क्राइसिस है, इसको मिटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप उसी टाइम पे उनको सब कुछ सही सही और एक्चुअल पिक्चर जो है वो बता दीजिए कि क्या कुछ रहने वाला है। ठीक है, शॉर्टेज हो सकती है, तो जो भी शॉर्टेजेस है उनको मैनेज करने के लिए अब क्या होता है कि
ऑर्गेनाइजेशन में ना एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उसमें 10 लोगों की जरूरत है, लेकिन आपने पैसा बचाने के लिए 5 लोग वहां पर अपॉइंट कर रखे हैं, ठीक है। तो शॉर्टेज होने से क्या होता है, वो 5 लोगों पे इतना ज्यादा बर्डन रहेगा काम का, वो इतना ज्यादा डिससेटिस्फाइड रहेंगे ना उस ऑर्गेनाइजेशन से। तो ऐसे केस में भी एचआर को क्या करना चाहिए, उस शॉर्टेज को आप रिमूव करो, वहां पर रिक्रूटमेंट्स करो, हायर करो लोगों को, ताकि वो शॉर्टेज को आप मिटा सको, लोगों को थोड़ा बर्डन से फ्री कर सको। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट ये भी आ जाता है कि आप रिटेंशन कैसे कर सकते हैं, टर्नओवर को कैसे कम कर सकते हैं, लोगों को छोड़ के जाने से कैसे बचा सकते हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप आता है कि आप ऐसे लोगों को रिक्रूट ही मत करो जो अनस्टेबल हैं। आपको जो ये लगता है कि वो लोग जल्दी छोड़ करके चले जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन, आप ऐसे लोगों को रिक्रूट मत करो। ये चीजें आप कहाँ इंश्योर कर सकते हो, इंटरव्यू की स्टेज पे, जब आप उनको हायर कर रहे हो उसी टाइम पे आप उनसे डिस्कस कर लो, उनसे बात कर लो कि आप ऐसे अनस्टेबल रिक्रूट को हम जो है हायर नहीं करना चाहते। तो ये सब आपके पॉइंट्स कहाँ आते हैं, रिटेंशन प्लान के अंदर, कि आप कैसे रिटेंशन बनाए रख सकते हो, कैसे एट्रीशन को आप जो है वो कम कर सकते हो, टर्नओवर को जो है ऑर्गेनाइजेशन से कम कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर डाउनसाइजिंग प्लान। तो डाउनसाइजिंग प्लान क्या कहते हैं, अब ये आपका केस है सरप्लस का, कि जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अब सरप्लस की कंडीशन है तो आपको क्या प्लान इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, डाउनसाइज करना पड़ेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन को। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, व्हेनेवर देयर इज अ सरप्लस वर्कफोर्स, ट्रिमिंग ऑफ लेबर फोर्स विल बी नेसेसरी, आपको लेबर फोर्स को कट डाउन करना ही पड़ेगा। तो दिस ट्रिमिंग और डाउनसाइज प्लान शुड इंक्लूड व्हाट, अब इसमें क्या क्या जाएगा, फर्स्ट थिंग इज हु इज टू बी रिडंडेंट एंड वेयर एंड व्हेन। रिडंडेंट का मतलब क्या है, ले ऑफ, ठीक है, कि किसका ले ऑफ करना है, किन किन इंप्लॉइज को आपको ऑर्गेनाइजेशन से निकालना है और कहाँ आप उनको फर्दर अपॉइंट करवाएंगे, कब निकालना है, कितने टाइम के लिए निकालना है। कई बार ये पार्ट टाइम ले ऑफ भी होता है कि हमने आपको सिर्फ 6 महीने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने ले ऑफ किया है, परमानेंटली ले ऑफ नहीं किया। तो ये सब चीजें आपको इस पॉइंट पे डिस्कस करनी है। प्लान्स फॉर रीडेवलपमेंट और रीट्रेनिंग भी इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है, कि अगर उनको नई जॉब जो भी वो उसके बाद लेंगे उसके लिए कुछ ट्रेनिंग्स की जरूरत है तो वो भी आप उनको प्रोवाइड करेंगे। स्टेप्स टू बी टेकन टू हेल्प रिडंडेंट एम्प्लॉइज फाइंडिंग न्यू जॉब्स, ओके। अब ऐसा नहीं कि आपने सीधा सीधा एम्प्लॉइज को बोल दिया कि वी आर फायरिंग, ऐसा नहीं है, ये एथिकली इट इज रॉन्ग। तो आपको अब उनको हेल्प आउट करना है न्यू जॉब्स को फाइंड आउट करने में, ठीक है। इसके अलावा पॉलिसी फॉर डिक्लेयरिंग रिडंडेंसी, अब ये चीज ना सुनने में जितनी आसान लग रही है वो उतनी इजी होती नहीं है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन आया और उसने सीधा सीधा ये अनाउंस कर दिया कि हम 1000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर रहे हैं या हम 15,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। तो इसके लिए आपको पूरी पॉलिसी बनानी पड़ती है एचआर को, कि कैसे कैसे आप डिक्लेयर करोगे उन रिडंडेंसी को। ये स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर होता है, ये आपको अपकमिंग चैप्टर्स में पता लग जाएगा। इन पे एक एक पूरे पूरे चैप्टर बनने वाले हैं आपके, रिडंडेंसी पे, ले ऑफ्स पे, डाउन साइजिंग पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि प्रोग्राम फॉर कंसल्टिंग विद यूनियंस एंड स्टाफ एसोसिएशन। वही चीज है कि ये इतना इजी गेम नहीं है कि आपने लोगों को ले ऑफ कर दिया, वो लोग आपके सिर पे चढ़ जाएंगे, प्रोटेस्ट कर देंगे, ठीक है। अगर उनके ट्रेड यूनियंस बने हुए हैं, कुछ स्टाफ एसोसिएशंस बने हुए हैं, तो वो एसोसिएशन उनके हक के लिए इसीलिए तो बने हुए होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ ऐसे काम ना कर दे कि किसी दिन वो उठे और उनको पता चला कि उनको ऑर्गेनाइजेशन से फायर कर दिया गया है, मास में एम्प्लॉइज को फायर कर दिया गया है। तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए जब यूनियंस को बनाया गया है, तो ऐसे केस में तो वो ऑर्गेनाइजेशन के पीछे पड़ जाएंगे ना, वो इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स ये सब कर दी जाती हैं। तो इस केस में कैसे उनके साथ कंसल्ट करना है, कैसे उनको कन्विंस करना है, कैसे उनको मनाना है, इन सब के लिए प्रोग्राम्स एंड प्लान्स कौन बनाएगा, एचआर, ठीक है, विच कम्स अंडर डाउन साइजिंग प्लान। नाउ लास्ट इज योर मैनेजरियल सक्सेशन प्लानिंग। तो मैनेजरियल सक्सेशन प्लानिंग क्या है, दिस इज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी दैट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग इंटरनल कैंडिडेट्स टू फिल मैनेजरियल रोल्स। अब देखो होता क्या है, मैनेजरियल सक्सेशन प्लानिंग को मैं फटाफट से आपको समझा देती हूँ। आप क्या करते हो, आप अब आपको मैनेजर या एग्जीक्यूटिव की पोजीशन है, ठीक है, कुछ बड़ी पोजीशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजरियल पोजीशन है या एग्जीक्यूटिव की कोई पोजीशन है। अब आपको उस पर कुछ लोगों को अपॉइंट करना है, 2 मुझे मैनेजर्स चाहिए, 3 मुझे एग्जीक्यूटिव चाहिए। तो बाहर से आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायर करने की बजाय आप क्या करते हो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जाकर के छोटे एम्प्लॉइज को देखते हो, मतलब छोटे लेवल पे जो काम कर रहे हैं ना एम्प्लॉइज, आप उनको देखते हो और उनके पोटेंशियल को चेक करते हो कि क्या इन्हीं में से कोई एम्प्लॉई ऐसा है जिसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि अगर मैं उसे नेसेसरी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दूं, अगर वो मैनेजरियल काम सिखा दूं कि कैसे उस मैनेजरियल पोजीशन पे आप उसको क्या क्या क्वालिटीज चाहिए होंगी, वो क्वालिटीज में अगर उसके अंदर 1-2 साल के अंदर या 5-6 साल के अंदर डेवलप कर दूं ओवर द ईयर्स, तो वो ही उस मैनेजर की पोजीशन पे या एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे मैं उसको प्लेस कर सकता हूं। तो वो जो स्ट्रेटेजी है वो आपकी क्या कहलाती है, मैनेजरियल सक्सेशन प्लानिंग। वो अब आपकी किन किन स्टेप्स में होती है, इसके लिए आप ये क्या इंक्लूड करता है, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स,
और सीरीज ऑफ जॉब असाइनमेंट्स उनको दी जाती हैं विच कैन लीड टू टॉप पोजीशन। तो टॉप पोजीशन पे पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ उनको कुछ लेक्चर्स दे दिए या ट्रेनिंग दे दी, बल्कि उनको प्रैक्टिकल जॉब्स में उतारा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट जॉब असाइनमेंट्स दिए जाते हैं ताकि वो हर एक डिपार्टमेंट में जाके हर एक चीज को अपनी आंखों से देख सकें, समझ सके, काम कर सके, वहां रहकर वो एक एक चीज को समझ सके, ताकि वो एज अ टॉप मैनेजर को तो देखो सब डिपार्टमेंट्स का सोचना है, सब डिपार्टमेंट्स की पॉलिसीज बनानी है, तो उनको जरूरी है ना कि हर डिपार्टमेंट में एक्चुअली जाके समझना कि चीजें हो कैसे रही हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको पढ़ें तो सबसे पहले डिमांड को एनालाइज किया जाता है। सबसे पहले हम यही पता करेंगे कि कितने मैनेजर्स चाहिए, कितने एग्जीक्यूटिव्स चाहिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑडिट ऑफ एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव्स, एग्जिस्टिंग कौन कौन लोग हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिनको एग्जीक्यूटिव हम बना सकते हैं, ठीक है, बड़ी पोजीशन पर लेकर के आ सकते हैं, किनमें वो पोटेंशियल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे उस इंडिविजुअल का पूरा करियर पाथ। अब यहाँ क्वांटिटी ऑफ लोगों की बात नहीं हो रही, क्वांटिटी ऑफ पीपल की बात नहीं हो रही, यहाँ डिफरेंट इंडिविजुअल एम्प्लॉय, क्योंकि ये रेयर केसेस होते हैं, बहुत कम पोजीशंस पे इन एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट किया जाता है। तो एक एक इंडिविजुअल पे अब उसका पूरा पूरा करियर पाथ हम प्लान करते हैं। ठीक है, करियर काउंसलिंग उनको दी जाती है कि वो करियर ग्रोथ उनकी कैसे कैसे प्रोग्रेस करेगी, पहले वो किस पोजीशन पे किस डिपार्टमेंट में जाएंगे, फिर उनको किस डिपार्टमेंट में असाइन किए जाएंगे टास्क। इस तरीके से उनको डिफरेंट डिफरेंट प्रमोशंस दिए जाते हैं, उनकी ग्रोथ को एक्सेलरेट किया जाता है। फिर उनको उसके बाद परफॉर्मेंस रिलेटेड ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, डेवलप किया जाता है, उनको ग्रो किया जाता है। तो इस तरीके से आप पूरा क्या करते हैं, सक्सेशन प्लानिंग करते हैं, पूरा उसको मैनेजर या एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका टिपिकल सक्सेशन प्लानिंग है वो इन्वॉल्व करता है फॉलोइंग एक्टिविटीज। और प्लान स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट क्या कहता है कि अब ये एक और फर्दर एडवांस टॉपिक है, इसमें आप क्या करते हो, मतलब जो ये नीचे का जो लोअर लेवल का एम्प्लॉय था ना, तो ये तो अभी तक हम बात कर रहे थे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही था, इसका पूरा करियर प्लान करके हम इसको यहाँ बड़ी एक टॉप पोजीशन पर लेकर के आए थे। अब प्लान स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट क्या कहता है कि हमने इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई कि ये जो बंदा था ना, इसी को अब हम इस टाइप की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, इस टाइप से प्लान कर रहे हैं कि इस इंसान को हम ये सोच के रिक्रूट कर रहे हैं, इसमें हम आज इतना पोटेंशियल देख रहे हैं कि ये कल को हमारी टॉप पोजीशन पे आ सकता है, इस इंसान के अंदर इतना पोटेंशियल है, तो हम पहले इसको हायर करेंगे इसको, और फिर हम उसको डिफरेंट डिफरेंट करियर पाथ पे ले जाके टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन पर लेकर के आएंगे। सो दिस इज योर प्लान स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट। ठीक है, आई रियली होप आपको मैनेजरियल सक्सेशन प्लानिंग समझ आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग internal candidates to fill managerial positions. Okay, so this was all about the HR plan implementation step. I really hope आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, आपको ये समझ आ गया होगा। और अगर आपने HR डिमांड फोरकास्टिंग या सप्लाई फोरकास्टिंग ये सब स्टेप्स अभी नहीं देखे हैं तो आई वुड रियली सजेस्ट जस्ट गो एंड चेक आउट द कंप्लीट सीरीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड if you want to understand any other concept from human resource management, then you may just go and check out this complete playlist. The link of this playlist will be given below in the description box, and thank you for watching. Please like, share and subscribe.